सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं वीएसीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये इतने तरीके के कंपाउंड्स मैंने दिखाए थे कि अगर लोन पेयर नहीं होते हैं तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी क्या शेप है, और जो ज्योमेट्री होती है वो शेप के इक्वल होती है अगर कोई लोन पेयर एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं करता है। बट जब लोन पेयर आ जाता है तो वहाँ पे जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो लोन पेयर जब होगा तो वहाँ पे हमें एक लोन पेयर डालना पड़ेगा, एक बॉन्ड पेयर डालना पड़ेगा, और वी ऑलरेडी नो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर तुम्हारे बॉन्ड पेयर जीरो है तो क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके इक्वल आएगी, लोन पेयर के इक्वल आएगी। लेकिन तो उस केस में तो बहुत ही सिंपल केस होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। टोटल नंबर ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, लोन पेयर अगर जीरो है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड पेयर के इक्वल आएगी, और जितने बॉन्ड पेयर्स हैं उसी के हिसाब से बता दो कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। लेकिन दिस इज नॉट द केस फॉर लोन पेयर, क्योंकि पहली चीज़ लोन पेयर हमें दिखते नहीं है, बॉन्ड पेयर हम लोग देख के बता देते कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है तो उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए। लेकिन लोन पेयर इतनी आराम से हमें पता नहीं चलता है, तो लोन पेयर पहले हमें निकालने पड़ते हैं एंड देन वी हैव टू ऐड करने के बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लोन पेयर हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, कि कहाँ पे वो अटैच्ड है या कहाँ पे वो अटैच नहीं है। अगर लोन पेयर की पोजीशन नहीं पता है या गलत पोजीशन बता दी तो उसकी शेप गलत हो जाती है, तो ज्योमेट्री तुम सही बता दोगे और शेप गलत बता दोगे। तो जब लोन पेयर आता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। अब हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर लोन पेयर हैं या और बॉन्ड पेयर्स हैं तो किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो पहली तो चीज़ है कि हमारा जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है वो लीनियर होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो जो कंपाउंड होगा वो लीनियर होगा, और जो शेप होगी वो भी लीनियर होगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इज द सिंपलेस्ट केस, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और दोनों की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 2 कब आ सकती है, जब बॉन्ड पेयर एक हो और लोन पेयर एक हो, तब आ सकती है। और कब आ सकती है, जब बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो। और लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 0 हो, ऐसा तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास एक है और लोन पेयर एक है तो जो कंपाउंड बनेगा वो भी लीनियर बनेगा। एक यहाँ पे लोन पेयर लगा दो और यहाँ पे बॉन्ड पेयर लगा दो, तो ये कंपाउंड लीनियर ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कंपाउंड एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है जहाँ पे एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर हो। बट मैंने तुम्हें हाइपोथेटिकल दिखा दिया है कि अगर एक बॉन्ड पेयर है तो ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर बनेगी, जो शेप बनेगी वो लीनियर बनेगी। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट केस पॉसिबल। और तो इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं हमारे पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। तो पहली जो सेकंड ज्योमेट्री है, तो जो हमारी सेकंड ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कब बनती है, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 के इक्वल विच इज इक्वल्स टू sp। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो 3 के इक्वल होगा और ज्योमेट्री बनेगी ऐसी। अब इसमें 3 केसेस आएंगे, तो a b एंड सी। वैसे सी तो होता नहीं है, दो ही में हम लोग डिस्कस करते हैं, ए केस और बी केस। ए केस क्या है, जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 होंगे एंड लोन पेयर हमारे पास 0 होगा। तो एक एटम इधर है, एक एटम इधर, एक एटम इधर और एक एटम इधर। तो ये तो ज्योमेट्री क्या बन गई, ट्रायंगुलर प्लेनर बन गई। तो इस केस में अगर मैं ज्योमेट्री लिखूंगा और यहाँ पे मैं शेप लिख देता हूँ,
तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है और शेप भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड एनी लोन पेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास बी वाली है, जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो। तो उस केस में 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब शेप में क्या कहते हैं, वाइल चेकिंग आउट दिस शेप, शेप में हम लोग क्या करते हैं, वी इग्नोर लोन पेयर। लोन पेयर तो हमें दिखते नहीं है तो हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर लोन पेयर अगर यहाँ पे नहीं होगा तो ये कंपाउंड कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा, बेंड दिखेगा। तो इसकी जो शेप है वो बेंड है, मतलब एक सीधी लकड़ी को बीच में से टेढ़ा कर दिया। सो ये दूसरा केस हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर चारों बॉन्ड पेयर हुए तो ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अगर इसमें से 3 बॉन्ड पेयर हुए, एक लोन पेयर हुआ, तो ज्योमेट्री तो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगी सबके लिए। यहाँ पे शेप जो होगी वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप ही लिखते हैं बस। यहाँ पे शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये क्या है, एक पिरामिड जैसा सा दिख रहा है, तो इसलिए इसको क्या बना दिया, ट्राइगोनल पिरामिडल बना दिया। ट्राइगोनल क्यों, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो 3 है, 3 जगह से जुड़ा हुआ है, तो इसके 3 बेस, 3 कॉर्नर होंगे नीचे बेस पे, तो इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर होंगे तो एक लोन पेयर इधर लगाया, एक लोन पेयर इधर लगाया। तो अब इसको हटा दो तो किस तरीके से ये वाली शेप दिख रही है, तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं वी शेप या बेंड शेप। तो ये इस तरीके की शेप हो गई। 5 की कंसिडर करें तो 5 में काफ़ी सारे केसेस आ सकते हैं। तो पहला केस क्या है कि अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल है और 2 पिरामिड बन सकता है, एक पिरामिड ऊपर बना हुआ है और एक पिरामिड कहाँ से कहाँ बनेगा, नीचे की साइड पे। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को कैसे बोला गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। 2 पिरामिड है, एक ऊपर पिरामिड है और एक नीचे पिरामिड है। अब जब एक लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर यहाँ पे याद रखना होता है कि लोन पेयर आर ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर को हमेशा हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिखेंगे। तो अब हमारे पास 2 पोजीशन है, ये है एक्सियल और ये वाली क्या है, इक्वेटोरियल है। तो जब भी लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही होने चाहिए। तो इधर हमने एक लोन पेयर डाल दिया। अब ये लोन पेयर डालने के बाद अगर इसको हम लोग गायब कर दें, इसको हटा दें यहाँ से, तो हमारी जो शेप दिख रही है वो इस तरीके की दिख रही है, जो कि है एक सी सॉ शेप। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी सॉ। अब इसी में 2 लोन पेयर भी आ सकते हैं, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। अब 2 लोन पेयर लगाने के बाद जो हमारा इनको हटा दे तो हमारी जो शेप दिख रही है वो इस तरीके से दिख रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। और तीसरा क्या है कि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। अगर 3 लोन पेयर होंगे तो 3 लोन पेयर में जो शेप है वो स्ट्रेट दिख रही है, मतलब ये जो शेप है वो लीनियर है। सिंपल है, कंपाउंड बनाओ ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 ही केसेस होते हैं। एक क्या होता है, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे सारी जो पोजीशन है वो सेम है, यहाँ पे कोई भी एक्सियल नहीं है, कोई भी इक्वेटोरियल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पोजीशन सेम है। यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ऊपर नीचे वाले पोजीशन पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का है।
तो इसमें जो 6 की 6 पोजीशन है वो आइडेंटिकल है, तो इसमें कोई एक्सियल और कोई इक्वेटोरियल नहीं होते, सारी एक ही पोजीशन है। तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ये एक्सियल दिखेगी और ये 4 इक्वेटोरियल दिखेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें ये एक्सियल दिखेगा, ये एक्सियल दिखेगा और ये 4 इक्वेटोरियल बनेंगे, ये 4 भी तो स्क्वायर बना रहा है। तो इसको 6 की 6 डायरेक्शन से तुम देखोगे तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम दिखता है। अब अगर उसके कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, जो मतलब शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है ही। अगर एक लोन पेयर रखा है तो तुम कहीं पर भी रख लो, तो अगर तुमने नीचे रख लिया तो अब ये क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। और एक पीछे की साइड जैसे एक प्रिज्म होता है, तो ये पिरामिड बन गया, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स, नीचे के जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। और अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं, तो जगह लगाने पड़ेंगे, तो दोनों कौन सी पोजीशन होती हैं, या तो एक ऊपर होगी और एक नीचे। दोनों अपोजिट होंगे क्योंकि लोन पेयर लोन के बीच बीच में रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर एक इधर है और एक इधर है, तो इनको छोड़ देते तो हमारी क्या बन रहा है, एक पीछे से स्क्वायर बन रहा है, और इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और ये प्लेन में है तो इसका नाम स्क्वायर प्लेनर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है PF3 एंड दूसरा क्वेश्चन है COCl2। इन दोनों क्वेश्चन में हमें इनकी जो बॉन्ड एंगल है, इनकी जो शेप, मॉलिक्यूलर शेप है, ये प्रेडिक्ट करनी है। तो ये है COCl2। तो फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बाकी होते तो 8 ही हैं उसके पास। तो ये क्या बन गए, 3 बॉन्ड्स बन गए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इसको मैंने सीधा बना दिया, इसको मैं टेढ़ा बना देता हूँ। सेंट्रल एटम ये है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर कितना है, एक है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी sp3, विच इज मतलब क्या है, टेट्रा हेड्रल कंपाउंड है ये, पहली चीज। नेक्स्ट कम टू सेकंड थिंग। दूसरी चीज क्या है कि इसका हमें मॉलिक्यूलर शेप प्रेडिक्ट करना है। तो ज्योमेट्री तो बता दी, टेट्राहेड्रल है, शेप में क्या है, लोन पेयर को भूल जाते हैं। तो कैसे दिख रहा है, ये पिरामिड दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिड है, सिंपल। बॉन्ड एंगल हमें प्रेडिक्ट करना है, तो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 का, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, एक लोन पेयर होने की वजह से, और इसका जो साइज है वो बड़ा होने की वजह से, इसके जो बॉन्ड एंगल होगा वो 100, NH3 का 104 होता है, इसका 104 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 105 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कह रहा हूँ, 105 डिग्री हम लोग इसका बॉन्ड एंगल कंसिडर कर लेते हैं। 105 या 106 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं कि 106 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो वैसे टेट्राहेड्रल में 109 होता है, एक लोन पेयर होने की वजह से 109 होता है, 107 होता है वो, ये तो फिर 107 ही लिखते हैं, 7 या 8 उतना ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा COCl3। तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये 2 मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये तो ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, Cl इधर और एक Cl इधर।
नाउ ये जो सेंट्रल एटम है इसके पास हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बॉन्ड पेयर है 3। याद रखना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सुपर बॉन्ड पेयर कंसिडर किया जाता है। सो बॉन्ड पेयर वी हैव 3 एंड लोन पेयर वी हैव 0। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। sp2 sp2 का मतलब क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है। शेप की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेप भी हमें सिमिलर ही दिखेगी, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं तो छिपाएंगे क्या। तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है। ट्राइगोनल प्लेनर आने के बाद इसका जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री के आसपास, क्योंकि कार्बन में जो सॉरी 120 डिग्री होगा क्योंकि ये ट्राइगोनल है, तो 120 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ अ कंपाउंड जहाँ पे एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होता है। तो एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम जैसे हमारे पास मीथेन हो गया, मीथेन तो CH4 होता है, वो तो टेट्राहेड्रल होता है। तो CH4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये छोड़। अब अगर हमें दो या दो से ज़्यादा देखना है तो ये है CH3 इथेन का। तो इथेन में जो कार्बन होती है उसका अगर हम लोग निकाल के देखेंगे तो कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। और यहाँ पे एक और कार्बन है जिसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। और बाकी जो 3 है वो किसके साथ अटैच हो जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन गया CH3। अब दोनों कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो पहला जो कार्बन है उसके पास 0 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। सो बोथ कार्बन्स आर टेट्राहेड्रल। दोनों कार्बन क्या है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे ये बना हुआ है, बट मैं इसको फिर से बना के दिखाता हूँ। जैसे एक कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक मेरे सामने आएगा हाइड्रोजन और एक पीछे की साइड पे क्या आएगा? कार्बन आएगा। यहाँ पे दूसरा कार्बन। अब ये कार्बन भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। तो एक हाइड्रोजन इसका नीचे, एक हाइड्रोजन इसका साइड में, एक हाइड्रोजन आगे की साइड पे और एक ये। तो इस तरीके से ये इथेन का मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहाँ पे CH3 CH2 OH भी दे रखा है कि वहाँ पे एक जगह हाइड्रोजन हटा के अगर तुम यहाँ पे OH लगाओगे तो OH लगेगा। और ये भी टेट्राहेड्रल, OH भी क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो ये भी इसी तरीके की शेप होनी चाहिए, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, और ये इस तरीके से दिखेगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे ये लगी हुई है, इसके आगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ज्योमेट्री कैसे दिख रही है? ये टेट्राहेड्रल दिख रही है। फिर इसके साथ कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड है और इसके ऊपर भी क्या है? 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ रहा है। और कैसे जुड़ रहे हैं कि इसकी भी जो ज्योमेट्री है वो कैसी दिख रही है? हमें टेट्राहेड्रल ही दिख रही है। ये इसका बेस है और ये इसका जो पिरामिड है उस टाइप। नाउ लेट्स कम टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? कि एक डिफरेंट थ्योरी है। ये तो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, शेप कैसी होती है, वो सब हम लोगों ने देखा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो एटम्स हैं वो बेसिकली ओवरलैप करते हैं। अब ये जो बॉन्ड बनाया है वो किस तरीके से बना है ये हमें अभी तक नहीं पता है, क्योंकि शेप तो हमें VSEPR थ्योरी से पता चल गई कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे से रिपेल करते हैं।
वी नो ऑल दैट, और उसकी वजह से ज्योमेट्री आती है। बट ये जो ज्योमेट्री आती है वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलती है प्रॉपर्ली, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंक्लूड्स हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कम अप विद ऑल दीज सॉल्यूशंस। सो पहली चीज़ क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने लिखा था? लंदन और हिटलर ने पहले उसे बनाया था, एंड देन इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग। तो पॉलिंग मेजरली इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पॉलिंग की वजह से है। हिटलर और लंदन ने बेसिकली थोड़ा बहुत इसमें बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो दी थी। नाउ ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। जब एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है और एस और पी ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो ऑर्बिटल बनेंगे। जब दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, जनरली हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप जब करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों सेम है, लेकिन जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो इनकी रीओरिएंटेशन होती है और ये अपोजिट स्पिन से क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। सो अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पहले इसका पॉइंट क्या है, अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जब भी बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कंबाइन तो करेंगे, लेकिन कंबाइन करने के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो फॉलो होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों जो, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दोनों का जो स्पिन है वो अपोजिट होगा। अपोजिट नहीं होगा तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, और अगर अपोजिट हो जाएगा तो ओवरलैप करेंगे और एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी दे सकते हैं हाइड्रोजन s ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन p ऑर्बिटल है, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे जो स्पिन है वो दोनों की ऑपोजिट है। F2 में भी इसका एक f ऑर्बिटल और इसका एक f ऑर्बिटल दोनों कंबाइन करके F2 बना रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों के स्पिन ऑपोजिट है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इसमें। तो जब भी ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के साथ साथ यहाँ पे स्पिन भी इन्वर्स होगा एक का। नेक्स्ट इज मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा ओवरलैप का, ग्रेटर इज द ऑर्बिटल ओवरलैप, the closer nuclei are to the electron and the stronger is the bond। तो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे एक और ये एक ओवरलैप ये है और एक ओवरलैप ये है, ठीक है। तो ओवरलैप दो ऑर्बिटल के बीच में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे ओवरलैप कम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल जैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है जैसे H2 HF F2 मॉलिक्यूल में, तो उसमें तो एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा, या s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, वो कंबाइन करके ss ओवरलैप दे देंगे, pp और ओवरलैप दे देंगे। तो इस वजह से हमारे क्या होंगे, अगर s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल px ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है तो भी बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड, एंड px ऑर्बिटल जब वो कंबाइन करते हैं तो भी हमें देते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये px है, ये भी px है, ये s है, तो यहाँ पे भी हमें मिल जाता है एक सिग्मा बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड कब मिलता है? पाई बॉन्ड तब मिलता है जब लेटरल ओवरलैप होता है या साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो दो ऑर्बिटल हैं और दोनों इस तरीके से ओवरलैप करें तो ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया।
अब देखो जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो ओवरलैप उतना नहीं है जितना एस ऑर्बिटल में होता है। सो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड से हमेशा ही वीकर रहता है पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो वो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप उतने अच्छे से होता नहीं है। अब क्या है कि जो ये ओवरलैप होता है प्योर ऑर्बिटल का वो तो ठीक है, लेकिन कई केसेस में होता है कि ओवरलैप अच्छे से होता नहीं है। तो जो प्योर ऑर्बिटल है आर अनेबल टू ओवरलैप प्रॉपर्ली, तो वो प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। तो उनके अच्छे ओवरलैप करने से क्या बनेगा, एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का। वेयर एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप इफेक्टिवली, तो वो इफेक्टिवली ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही नंबर में होते हैं, बट इनके थ्रू जो बॉन्ड्स बनते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट बॉन्ड्स बनते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि जो प्योर ऑर्बिटल में ओवरलैप होता है वो इतने एफिशिएंटली नहीं होता है जितना यहाँ पे होता है। सो अब हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग फीचर्स देखते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल के फीचर्स देखते हैं। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में जैसे एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं बॉन्ड बनाने में। सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या फीचर होते हैं? पहली चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो इक्वल होंगे टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल थे? एक एस था और एक पी एस था, मतलब टोटल ऑर्बिटल दो हैं, और यहाँ पे दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, एक एस पी ऑर्बिटल ये और दूसरा एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेकंड इज कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार बनेंगे या 100 बनेंगे, उन सब की जो एनर्जी होगी वो सबकी सेम ही होगी, उन सब की जो शेप होगी वो भी सेम होगी और उनकी ओरिएंटेशन भी सब सेम होगा। तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो सबकी सेम ही होती है। अगर एस और पी एक्स की अगर हम लोग बात करें तो एस की एनर्जी कम है, पी एक्स की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन इनके बाद जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी एस से ज़्यादा होगी और पी एक्स से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पे है, पी एक्स की और एनर्जी यहाँ पे है। तो एस पी दोनों जब कंबाइन हुए तो इन्होंने एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जिसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे होगी। तो दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, पी एक्स से तो कम है, पी एक्स से क्या है, कम है, और एस ऑर्बिटल से ज़्यादा है। तो क्या होता है कि एस ओवरलैप तभी होता है जब दो ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर हो। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। एस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो काफ़ी कम है, पी एक्स की और पी एक्स की जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो पी एक्स तो अच्छे से ओवरलैप कर लेता है लेकिन एस ऑर्बिटल उतने अच्छे से ओवरलैप नहीं करता है। तो इस वजह से प्रॉपर्ली बॉन्ड नहीं बनता। तो क्या करते हैं कि एस और पी एक्स दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब इन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इंटरमीडिएट है एस और पी एक्स से, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम नहीं है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है।
तो इसकी एनर्जी है वो ऑप्टिमम एनर्जी है, वो किसी से भी जाके रिएक्ट कर सकती है, किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे बॉन्ड्स वहाँ पे बन सकते हैं। अब अब कितने टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करें। एस और पी एक्स हुआ है तो वो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एस पी एक्स एंड पी वाई हुआ है तो एस पी तीन एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एस पी एक्स पी वाई प्लस पी जेड हुआ है तो एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे चार। एस पी एक्स पी वाई पी जेड एंड डी ऑर्बिटल हुआ है तो एस पी थ्री डी ऑर्बिटल बनेंगे पाँच। एंड एस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड अगर कंबाइन हुआ है तो एस पी थ्री डी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस तरीके से बनेंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड की शेप के लिए। तो विच इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। नाउ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दिखा रखी है कि अगर एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ये मिक्स करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा एक इधर है और ये एस ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन हो रखा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा होगा शेप। और जब फाइनली हम लोग दिखाते हैं तो वो इस तरीके से होती है और इसके अंदर हम लोग छोटी छोटी सी नोट्स भी अंदर बनाते हैं। तो ये दो एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाते हैं और जब दो ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके बीच में जो एनर्जी हो वो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब इसमें BeCl2 की देखेंगे तो बेरिलियम के पास क्या है, बेरिलियम चार इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2। तो ये क्या करता है 1s2 तो ऐसे ही रहता है, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है। और ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन दिखा देते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन दिखा देते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये वाला जो ग्रीन वाला है और जो ब्लू वाला है ये कंबाइन करके एक बॉन्ड यहाँ बना दिया और एक बॉन्ड यहाँ बना दिया। लेट मी यूज रेड कलर जिससे ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पे बना दिया और जो बॉन्ड बनाया तो वहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जो स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। ये जो 2p और 2p जो ऑर्बिटल्स हैं वो जस्ट परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, वो दिखते रहते हैं, ठीक है, बट वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट पे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2s के पास इलेक्ट्रॉन है, p के पास इलेक्ट्रॉन है। जब ये s ऑर्बिटल एक्साइट होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन करके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है sp2 sp2 एंड sp2। नाउ ये क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है और ये इस तरीके से ट्राइंगल कंपाउंड दे सकते हैं BH3 फ्लोरीन इधर। नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी ऑलरेडी नो बहुत सारे केसेस में होता है लाइक NH3 H2O CH4, ये सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। तो कार्बन के पास यहाँ पे s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, फिर ये हाई हाई एनर्जी पे जाता है तो ये अनपेयर हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन करके चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से चार हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेंगे। अब ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कंबाइन कर लेगा तो यहाँ से CH4 हमें दिख रहा है कि कैसे CH4 बन रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से NH3 दे रखा है तो NH3 में तुम देख सकते हो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लोन पेयर। सो N यहाँ पे लोन पेयर है और एक यहाँ पे। ठीक है, वाटर में क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इसमें भी यही होता है कि कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में
दो इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये चारों ही क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और इस तरीके से sp3 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। तो ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि एम्प्टी ऑर्बिटल हो या फिल्ड ऑर्बिटल हो। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, तीनों टाइप के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये हम लोग देख के नहीं बता सकते कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा या कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। हमारे पास ईजीएस्ट मेथड है, सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करो, डिवाइड करो, या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली अरेंज करो, सारे बॉन्ड बना के देखो कितने लोन पे रह गए हैं, वो सारे कंट्रीब्यूट करके तुम हाइब्रिडाइजेशन वैसे बता सकते हो। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के नहीं बता सकते कि इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट इज sp3d और डी हाइब्रिडाइजेशन। तो s में ये है 3 p के ऑर्बिटल है और एक d का ऑर्बिटल है। ये सारे कंबाइन होके 5 sp3d ऑर्बिटल देते हैं और इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बन जाते हैं। एक इस साइड पे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इस साइड पे है और एक पीछे की साइड पे। तो 5 बन गए और इसकी ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है। Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये इस तरीके से होती है। सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। ये एक पूरा टेबल है जो कि हमें बता सकता है अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये sp है, ये sp है, और इससे जो शेप आती है वो आती है लीनियर। ट्राइगनल प्लेनर में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp2 sp2 sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे। sp3 में एक s और 3 p कंबाइन करेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। ट्राइगनल बाइपिरामिडल में एक s 3 p एक d sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 5 बनेंगे, 5 ऑर्बिटल हैं तो 5 ही बनेंगे और ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल में एक s 3 p 2 d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। नाउ ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ऑर्गेनिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोग फिर से इनऑर्गेनिक में भी इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्या क्या लिमिटेशन होती है। तो पहली लिमिटेशन ये होती है कि हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट अप्लाई टू लार्ज नॉन मेटल हाइड्राइड्स। तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स इज H नेगेटिव, जहाँ पे भी होगा उसको हाइड्राइड बोलेंगे। तो H नेगेटिव वाले कंपाउंड्स, और वो भी किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। अगर ये कंपाउंड नॉन मेटल के साथ है जैसे सल्फर H2S, ठीक है, NH3 के साथ एप्लीकेबल है, और लेकिन जो लार्ज नॉन मेटल है जैसे PH3 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे नॉन मेटल के, वो भी कौन से, लार्ज होने चाहिए, लाइक H2O NH3 CH4, ये तो फॉलो करते हैं। इनके नीचे वाले जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उनके लिए अगर तुम बात करोगे, उनके जो हाइड्राइड्स होंगे वो फॉलो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लार्ज नॉन मेटल हाइड्राइड्स नेवर फॉलो दिस हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा क्या होता है कि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। इनकी जो शेप होती है वो वैलेंस शेल के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग नहीं बता सकते कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कितना हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो बाहर की डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन कर जाते हैं, और हम लोग सिर्फ मेटल की कॉन्फ़िगरेशन देख के हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ये करेगा। अब नेक्स्ट इज मोड ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप एंड द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, तो हमें पता है एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड sp3 कार्बन के बीच में। जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एंड जब हाइब्रिडाइजेशन, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, क्योंकि एंगल होता है 180 डिग्री का। अब ये किस तरीके से ओवरलैप करते हैं वो तुम देख सकते हो कि कार्बन है तो कार्बन ने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, फिर इस कार्बन ने एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया,
तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गए और फिर ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो ये सारा डायग्राम प्रॉपर्ली बना हुआ है और इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम भी तुम यहाँ पे देख सकते हो और ये हमारा नॉर्मल मॉलिक्यूल है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया। अब क्या बचता है, एक p ऑर्बिटल बचता है। ये p ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये कार्बन इसके पास आती है, ये इसके पास आता है। ये जब कार्बन देखो p ऑर्बिटल यहाँ पे है और p ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है इन दोनों के ओवरलैप से, तो ये वाला कार्बन इसके पास आता है, ये वाला कार्बन इसके पास आता है। जैसे कार्बन पास आते हैं तो इनके जो p ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं। लेकिन अब तुम देखो जो ओवरलैप हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, वेरएज जो सिग्मा में जो ओवरलैप होता है, जो हेड ऑन ओवरलैप होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट क्लियरली सजेस्ट कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। और ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, दो लोब्स बनती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लोब्स बनती है। ठीक है, इसमें अगर मुझे दिखाना हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नीचे भी होगी, तो ये बन जाता है डबल बॉन्ड। और यहाँ पे है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है तो लीनियर बना लेता है। लेकिन एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, एक p ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, पी वाई पी जेड है। फिर ये देखो पी वाई, एक पी ऑर्बिटल ब्लैक कलर, ब्लैक ब्राउन जो भी ग्रे कलर है उसमें दे रखा है, और दूसरा पी ऑर्बिटल रेड मरून कलर में दे रखा है। तो ये क्या होता है, कंबाइन करते हैं, तो इधर से ये पी कंबाइन हुआ, इधर से ये पी कंबाइन हुआ और कंबाइन होके यहाँ पे इन्होंने डबल बॉन्ड इस तरीके से दे दिया और यहाँ से ये बन गया। ये भी हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक में कर चुके हैं। Now next come is orbital overlap and rotation within a molecule. अब मॉलिक्यूल का रोटेशन पॉसिबल होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो आराम से रोटेट कर सकता है। देखो हेड एंड ओवरलैप हो रखा है यहाँ पे, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, मतलब एक sp3 ऑर्बिटल इसका है और एक sp3 ऑर्बिटल इधर है। यहाँ पे कार्बन है और तीन हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो ओवरलैप है वो रोटेट कर सकता है, तो जो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये जो सी बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, दे आर फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड्स आर इजी टू रोटेट, उनको आराम से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, वेरएज व्हेन वी टॉक अबाउट पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड में जो सी बॉन्ड होता है वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। अब देखो ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड इधर है, अब ये पाई बॉन्ड तो ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल है एक ऐसे है और दूसरा भी इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर अब मैं इस कार्बन को रोटेट कर दूं तो ये तो टेढ़ा हो जाएगा, ये ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब अगर ये इसके परपेंडिकुलर हो गया तो ओवरलैप हो सकता है, तो ओवरलैप नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल इस तरीके से है, दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर जब ऑर्बिटल होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर हम लोग पाई बॉन्ड को अगर घुमाने की कोशिश करते हैं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है तो मतलब कंपाउंड टूट गया, और कंपाउंड टूट गया तो फिर तो बेकार ही है। तो इसलिए होता क्या है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है वहाँ पे वो रोटेट नहीं हो सकता, तो पाई बॉन्ड restricts the rotation सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या करता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन को, सॉरी कार्बन कार्बन, तो पाई बॉन्ड हमेशा जो कार्बन कार्बन का जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है कि दो चीज़ें बन जाती हैं। क्या चीज़ें बनती हैं, तो जो एल्कीन है वो दो तरीके के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। और मैं CH3 का भी बता देता हूँ, इधर क्लोरीन है,
इधर क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसमें हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और पीछे की तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी नहीं, मैं कुछ और ले लेता हूँ, NH2 ले लेता हूँ और यहाँ पे Cl ले लेता हूँ। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl आया और ये रोटेट होके ये ऊपर आ जाएगा, तो ये Cl ऊपर आ जाएगा। OH जो पीछे की साइड था वो सामने की साइड आ जाएगा और जो हाइड्रोजन आगे की साइड था वो पीछे की साइड चला जाएगा। यहाँ पे ये एज इट इज सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एटम्स एक साइड से दूसरी साइड पे रोटेट कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन रोटेट हो गया, रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये डाउन है तो ये अप हो जाएगा, ठीक है, ये फ्रंट है तो ये बैक हो जाएगा और जो बैक है वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो एकदम अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में ये चीज़ें पॉसिबल होती नहीं है। डबल बॉन्ड में ये जो CC रोटेशन है दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो Cl अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये दो आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, Cl इधर और ये हाइड्रोजन इधर। और ये जो बॉन्ड है वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। तो सिस रहता ही है और ट्रांस ट्रांस स्टेबल रहता है। अगर सिस बन गया कंपाउंड तो वो हर जिंदगी भर सिस रहेगा, अगर ट्रांस बन गया तो वो हमेशा ट्रांस रहेगा, क्योंकि CC बॉन्ड रोटेशन इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल इन दिस केस। और यही हमारा आइसोमरिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे जो CC बॉन्ड रोटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसकी वजह से बहुत सारे आइसोमर्स यहाँ पे बन जाते हैं। खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। बाकी आई होप ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब MOT बचा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।